नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पीसीएस विद सोनम पे। आज हम बीपीएससी एईडीओ सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। यह एक सीरीज है जो चलती रहेगी। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। चलिए शुरू करते हैं। आज का सवाल, निम्नलिखित को कालानुक्रम में लगाइए। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। चौरा चौरी की घटना 4 फरवरी 1922 को, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में हुई थी। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा 1, 2, 3। पहले बंगाल विभाजन 1905 में, फिर चौराचौरी घटना 1922 में, और उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या इंदिरा गांधी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने वर्ष 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और उन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे, भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन या रेल परिवहन? इसका सही जवाब है सड़क परिवहन। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर, सोन, कोसी या गंडक? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सोन परियोजना है। छठा सवाल है, सही सुमेलित कीजिए। तो मैग्नीज मध्य प्रदेश में, निकिल उड़ीसा में, और जिस्ता राजस्थान में, और एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश में ये पाया जाता है, उत्पादक राज्य हैं। तो ये इसका सही जवाब, सभी सही सुमेलित है, इसलिए इसका सही जवाब होगा 1, 2, ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इस भागलपुर, पटना, कटिहार या पूर्णिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कटिहार। कटिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, और बिहार का स्वरूप लगभग आयताकार है। अब बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल से, दक्षिण में झारखंड से, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से मिलती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील या कामा झील? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अनुपम झील। अनुपम झील बिहार में कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में। कामा झील भारत की नहीं है, वो रसिया की है, रूस की। और सुखना झील ये चंडीगढ़ में स्थित झील है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही जवाब है गंगा, ब्रह्मपुत्र और तथा गोदावरी, कृष्णा महानदी, कृष्णा कावेरी, लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती, या ऑप्शन डी, ए और बी दोनों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? शिक्षा का अधिकार, मातृत्व सहायता, बाल श्रम पर रोक, बेगार पर रोक या सामान्य नागरिक संहिता? तो इसमें से सही जवाब ऑप्शन सी होगा 3 और 4। 3 और 4, बाल श्रम पर रोक और बेगार पर रोक, ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है, जबकि शिक्षा का अधिकार, मातृत्व सहायता और समान नागरिक संहिता ये नीति निर्देशक तत्व हैं।
अगला सवाल है, बिहार के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? किसका? माधव हरि अणे, राजधारी सिंह, राधानंद झा या शिवचंद्र झा? किसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजनधारी सिन्हा। राजनधारी सिन्हा बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? इसका संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, संघ एवं राज्य सरकार के लिए या संघ राज्य तथा ग्राम पंचायत के लिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संघ एवं राज्य सरकार के लिए। संघ एवं राज्य सरकार के लिए। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्य सरकार के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। इसमें अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 248 या अनुच्छेद 152? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 248। विधि निर्माण संबंधी प्रविष्टियां शक्तियां संसद में निहित है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित से कौन कभी भी बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे? अनुग्रह नारायण सिंह, तेजस्वी यादव, बिंदेश्वरी दुबे और निम्नलिखित में इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिंदेश्वरी दुबे। बिंदेश्वरी दुबे कभी बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, जबकि अनुग्रह नारायण सिंह और तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्नलिखित में से किन राज्यों में है? बिहार, जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल बिहार में। केवल बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों द्वारा किसी को बंदी बनाए जाने की सजा का अधिकार बिहार राज्य में है। और पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम तो केवल बिहार में है। और पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार में न्याय पंचायतों द्वारा किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार प्राप्त था, किंतु 1996 में कृष्ण कुमार मिश्र एवं अन्य बनाम बिहार राज्य बाद में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के पंचायती राज अधिनियम 1993 के न्याय पंचायत से संबंधित भाग में छो को अवैध कर दिया था और अतः पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार न्याय पंचायत को कोई पीठ किसी भी प्रकार का कारावास या सजा नहीं दे सकती। अगला सवाल है, सुमेलित युग्म को चुनना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए, 371 ए किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से। अनुच्छेद 371 बी किस राज्य से संबंधित है? ये असम से। अनुच्छेद 371 सी तो अनुच्छेद 371 सी मेघालय से संबंधित है। सी होगा। अनुच्छेद 371 सी मेघालय से नहीं बल्कि ये मणिपुर से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम के प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 में, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा संबंधी स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 का 1 में है। ये अनुच्छेद आर्टिकल 31 30 का 1 में है।
तो इस तरह से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और बाकी सभी सही है। मानव के दुर्व्यवहार, बलात्कार से प्रतिशत अनुच्छेद 23, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, ये सही है। अगला सवाल है, भारत में भारी उद्योग को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता दी गई थी? भारत में भारी उद्योग को पहली, दूसरी, तीसरी या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरी। भारत में भारी उद्योग को दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता दी गई थी और योजना में केंद्रीय प्रथम योजना में कृषि पर आधारित अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस 1 मई को नहीं 3 मई को मनाई जाती है, तो इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बाकी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाई जाती है। विश्व विशेष आहरण अधिकार की सुविधा निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है? विशेष आहरण अधिकार की सुविधा निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन या उनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि कोष में उपलब्ध है विशेष आहरण का अधिकार और इसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीन रेमबेनी, जापान येन और ब्रिटिश पाउंड सम्मिलित है। इसमें अमेरिकी का डॉलर, यूरो का येन, चीनी का रेमबेनी और जापान का येन व ब्रिटिश पाउंड सम्मिलित है। अगला सवाल, भारत का आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या चंद्रशेखर आजाद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है क्योंकि इस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। अगला सवाल है, भारत की विनिवेश प्रक्रिया का संचालन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है। डीपाम डीपाम किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? को वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, उद्यमिता मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। भारत का विनिवेश प्रक्रिया का संचालन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है विश्व बैंक की एक ऋण व्यवस्था को, केंद्रीय बैंक की किसी क्रिया को, आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को या इनमें से कोई नहीं? का सही जवाब है ऑप्शन सी, आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक शाखा प्रणाली को। स्वर्ण ट्रांस आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को निर्दिष्ट करता है और आईएमएफ के सदस्य संख्या 190 है। अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना, वृद्ध और निसहाय लोगों को पेंशन प्रदान कराना या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। अगला सवाल है, आईएमएफ द्वारा आईएमएफ विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की सुविधा किस वर्ष आरंभ की गई थी? विशेष आहरण अधिकार की सुविधा आईएमएफ द्वारा वर्ष 1969 में शुरू की गई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा 1969 में। आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्यों को देशों को वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखती है और इसका
कहा जाता है कि अच्छा बैंक वह है जो बंधक और किसके बीच अंतर जानता है, हुंडी, विनिमय पत्र, तरल परिसंपत्तियां या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विनिमय पत्र। अच्छा बैंक वह है जो प्रबंधक और विनिमय पत्र के बीच अंतर को जानता है। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1935 में। आरबीआई 1935। अगला सवाल है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1996, अगस्त 1992, जुलाई 1997, दिसंबर 2001। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अगस्त 1996 में। भारत में विनिवेश आयोग डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना उद्योग मंत्रालय द्वारा अगस्त 1996 में हुई थी और इस आयोग का उद्देश्य बाजार के विकास के माध्यम से विभिन्न तकनीकी उपक्रमों के विनिवेश और पीएसयू के स्वामित्व की 5 से 10 वर्षों की अवधि के हस्तांतरण में विविधता लाने पर सरकार की व्यवहार्यता का आकलन करना है। जर्मनी का आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? नेपोलियन, बिस्मार्क, फ्रेडरिक लिस्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रेडरिक फ्रेडरिक लिस्ट। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है और जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यांडवू की संधि जो 1826 में हुई थी, सलवाई की संधि 1872 और गंडामक की संधि 1879 में हुई थी, उसका सब लिस्ट है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इन संधियों में दक्षिण एशियाई शक्तियों को नियंत्रित करने में ब्रिटिशों का समर्थ था। यांडू की संधि, सलवाई की संधि तथा गंडामक की संधि आदि संधियों में एशियाई शक्तियों को नियंत्रित करने में ब्रिटिश का समर्थ था। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सन यात सेन, चियांग काई शेक, युआन सी काई, सी जिनपिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर सन यात सेन। डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। सन यात सेन चीन के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ चीन। और चीन की क्रांति 1911 में हुई थी। 1911 में चीन की क्रांति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 1948 में बर्मा को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया और उसके तत्काल शीत युद्ध में बर्मा ने यूएसए का समर्थन किया। दूसरा है, वर्ष 1948 में बर्मा संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पर उसने कोरियाई युद्ध में चीन को आक्रामक रूप से दोषारोपित करने का से इनकार कर दिया। तो इसका ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल दो। वर्ष 1948 में बर्मा संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा और उसने दक्षिण कोरियाई युद्ध में चीन का आक्रामक रूप से दोषारोपित करने से इनकार कर दिया। अगला सवाल है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? मुसोलिनी, हिटलर, कार्ल मार्क्स या बिस्मार्क? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिटलर। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। हिटलर मेरा संघर्ष नामक अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। हिटलर का ऑटोबायोग्राफी है मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष इसकी आत्मकथा है।
आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, रॉबर्ट ओवेन या रूसी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉबर्ट ओवेन को। आदर्शवादी समाज के प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवक्ता माना जाता है। कार्ल मार्क्स को ये वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवक्ता। अगला सवाल है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में से किसके बारे में जानकारी मिलती है? नगर प्रशासन, महाजनपद, युद्ध या जैन तीर्थंकर? इसका सही जवाब है तो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय से महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाजनपद। महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। चीनी यात्री फायान किस शासक के शासनकाल में भारत यात्रा पर आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। फायान एक बौद्ध सन्यासी था। अशोक का स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ था? इसका भागलपुर, कैमूर, चंपारण, मुंगेर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंपारण। अशोक का स्तंभ का शिलालेख चंपारण से प्राप्त हुआ था और अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने 250 ईस्वी में कराया था। अगला है, कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कराची अधिवेशन और रामगढ़ अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन पहला है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुई थी। दूसरा कलकत्ता अधिवेशन 1886 ईस्वी में, कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में और रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुई थी। इस तरह से पहला लाहौर अधिवेशन यानी ऑप्शन एक बस एक ही ऑप्शन ही है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सॉरी, इससे पहले 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, क्षमा करिए। तो इसका सही जवाब होगा पहला कोलकाता अधिवेशन 1886, उसके बाद फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन, 2 के बाद 1। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2, 1, 3, 4। दिल्ली चलो का आह्वान किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या भगत सिंह? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का आह्वान किया था। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का भी नारा दिया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चला गया था? पटना, मोतिहारी, बेतिया या राउरकेला? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोतिहारी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा मोतिहारी में चलाया गया था और चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला के क्षेत्र में न होकर दोनों के मध्य स्थित है? जमशेदपुर, भद्रावती, दुर्गापुर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भद्रावती। भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला के क्षेत्र में न होकर दोनों के मध्य स्थित है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक।
आज के लिए इतना ही। ये आज पहला दिन था, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई है। आगे से ये कंटिन्यू अच्छे से चलता रहेगा। इसे अवश्य देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सीरीज बीपीएससी एईडीओ के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। फिर मिलते हैं कल, तब तक